हम में से बहुतों के लिए मल्टीटास्किंग यानी कई काम एक साथ करना जनरल बात है। पर क्या एक ही समय में कई काम करना वाकई समझदारी है? हमारा दिमाग एक साथ दो अलग अलग काम करने में माहिर नहीं है। इससे टेंशन पैदा होता है जिसे मापा जा सकता है। हम जानते हैं कि टेंशन दिमाग के कई हिस्सों पर बुरा असर डालता है। तो मल्टीटास्किंग का हम पर क्या असर होता है? मल्टीटास्किंग की जादुई शक्ति एक इंडिविजुअलिस्टिक भ्रम पैदा करती है कि हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ये हमें बिना रुके लगातार काम पर लगाए रखती है। चूंकि हमारी मेंटालिटी सभी चीज़ों को स्वीकारने की होती है, हमारे अटेंशन देने की ड्यूरेशन कम होती चली जाती है। आज हम कोई भी काम करते समय खुद का हर टाइम अवेलेबल रहना जनरल मानते हैं। कभी कभी मल्टीटास्किंग बेनिफिशियल भी होती है, सिर्फ सही तरीका और लिमिट्स पता होनी चाहिए। लेकिन क्या हैं वो लिमिट्स? जब हमारे दिमाग को अलग अलग काम एक साथ करने होते हैं तो उसकी क्या रिएक्शन होती है, और शरीर का क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं? और क्या यह सच है कि कुछ लोग मल्टीटास्किंग दूसरों से बेहतर तरीके से कर सकते हैं? हम इंसान एक ही टाइम अलग अलग काम करने में काफ़ी सक्षम हैं, लेकिन यह ऑपरेशन और हालात पर निर्भर करता है। कोरोना पेंडेमिक के दौरान घर से काम करने वाले माँ बाप को पता है कि घर पर रहते हुए छोटे बच्चों की देखभाल के साथ ऑफिस का काम करना। लेकिन दरअसल मल्टीटास्किंग से हमारा मतलब क्या है? मल्टीटास्किंग शब्द का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता। कुछ लोगों के लिए वाकई इसका मतलब एक टाइम में दो काम करना है। बाकी लोग मल्टीटास्किंग दो अलग अलग रोल्स एक साथ निभाने को कहते हैं, जैसे माता पिता होने के साथ साथ जॉब भी करना। मल्टीटास्किंग शब्द दरअसल कंप्यूटिंग से आया है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक साथ कई ऑपरेशन को करने के लिए कैपेसिटी डिफाइंड करता है। इंसानी दिमाग भी एक बहुत बड़ा और जटिल कंप्यूटिंग सेंटर है, फिर भी इसकी तुलना कंप्यूटर से करना सटीक नहीं है। मशीनें सिर्फ मैथमेटिक्स से काम करती हैं। उनकी विशेषता है बड़ी मात्रा में डेटा को तेज़ी से प्रोसेस्ड और स्टोर्ड करने की उनकी एफिशिएंसी। कंपैरेटिव रूप से हमारा दिमाग साफ तौर से चुनिंदा तरीके से काम करता है। इसके द्वारा जमा की जाने वाली मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता भी नहीं होता। जाहिर है ज़्यादातर प्रोसीजर्स अवचेतन रूप से होती हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि कितनी प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक हैं। उनके लिए बाकी प्रक्रियाओं के साथ काम करना आसान हो जाता है, लेकिन नई और ख़ास तौर से ज़्यादा जटिल समस्याओं को हल करने की हमारी मानसिक एफिशिएंसी बहुत सीमित है। इंटरब्रेन के अंदर थैलेमस द्वारा आने वाली जानकारी को निरंतर स्मॉल और चुना जाता है। सेंसिसोरी ऑर्गन्स का मेन स्विचिंग सेंटर थैलेमस सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर रेलेवेंट जानकारी भेजता है। हम जो भी देखते, सुनते, महसूस करते, चखते या सूंघते हैं, उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के विभिन्न हिस्सों में प्रोसेस किया जाता है, और यही हमारे सोचने, सीखने और याद करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आखिर में हम जहाँ कॉन्शियस रूप से अपना अटेंशन फोकस्ड करते हैं, वह एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स यानी एसीसी द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे मान लीजिए हमें 3 अलग अलग काम करने हैं और हम उन्हें सक्सेसफुली कर भी लेते हैं, तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम पहले काम पर पूरा अटेंशन देते हुए दूसरे और तीसरे ऑपरेशन की चुनौती को दबा देते हैं। जब हम दूसरा काम करते हैं तो पहले और तीसरे काम की चुनौती को दबाते हैं, और इस सब के लिए हिम्मत चाहिए होती है। इसके लिए हमें बेहद अटेंशन और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। कई बार हम अपनी एफिशिएंसियों को ज़रूरत से ज़्यादा आंकते हैं और नतीजे में खुद को खतरे में भी डाल लेते हैं। एक्सपीरियंस्ड ड्राइवरों तक के लिए ड्राइविंग अभी भी एक काफ़ी जटिल एक्शन है। कार चलाते समय अपने स्मार्टफोन का उपयोग करना इलीगल है, और इसकी एक बड़ी वजह है जर्मनी और अमेरिका में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले ड्राइवर का अटेंशन 40% कम हो जाता है। यह खून में अल्कोहल का स्तर 0.8 और 1.1 प्रति मिलीलीटर के बीच होने जैसा है। खुद इस चीज़ को देखने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो चुका है। उन्हें एक निश्चित दूरी तय करनी होगी, जिसमें उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह समय समय पर उन्हें अपने स्मार्टफोन पर मैसेज पढ़ने या लिखने पड़ेंगे या कॉल लगानी होगी। हमारा ड्राइवर अच्छे से जानता है कि वो एक विशेष परीक्षण की स्थिति में है और उनका अटेंशन बंटाया जा रहा है। फिर भी कोई 50 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार पर सिर्फ 2 सेकंड के लिए एकाग्रता खो दे तो लगभग 30 मीटर तक कार बिना देखे चलाता है। यहाँ भी साथ साथ चलते डिजिटल कम्युनिकेशंस द्वारा अटेंशन भटकने का मामला है। इस कॉलेज सेमिनार में लेक्चरर लगातार पूरी ऑनलाइन दुनिया के साथ कंपटीशन कर रहा है। फिर भी 5 जर्मन यूनिवर्सिटियों में किए गए स्टडीज से पता चला है कि लेक्चर के दौरान स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग करने वाले छात्रों का प्रदर्शन लगभग 30% गिर जाता है। और आपका क्या? आप अपना अटेंशन कैसे बांटते हैं? आप एक साथ कितने प्लेटफॉर्म संभाल सकते हैं बिना ये महसूस किए कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है?
मैंने अटेंशन दिया है कि मैं अपने जूते के फीते बांधते हुए अपनी माँ से किसी बात पर ठीक से डिस्कशन नहीं कर पाता। मैं मानता हूँ कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरे पास झूम के लिए एक फ़ोन है और नोट्स वगैरह के लिए एक आईपैड भी अक्सर होता है। मेरे फ़ोन पर इंस्टाग्राम भी है। पर फिर जब मुझे कोई मैसेज आता है तो मैं देखता हूँ कि मैं लेक्चर पर अटेंशन नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा और मुझे दोबारा अटेंशन देने की ज़रूरत है। मतलब मैं मल्टीटास्किंग में अच्छा नहीं हूँ। मैं कभी कभी स्पॉटिफाई पर गाने सुनता हूँ। आवाज़ तेज़ नहीं होती, बस चलते फिरते हुए सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी और ना ही यह कि सभी इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से प्रोसेस किया जा सकता है। मॉडर्न वर्कप्लेस पर इंसानों और जानवरों के बीच की कड़ी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। कॉग्निटिव न्यूरो एर्गोनॉमिक्स के रूप में जाना जाने वाला एक नए जोन का शोध मुख्य रूप से वर्कप्लेस पर नई मानसिक ज़रूरतों का स्टडी करने पर कॉन्सेंट्रेट है। हम बहुत सारी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं? एक साथ कई काम करने का क्या फ़ायदा है? क्या यह वाकई हमें तेज़ और अधिक इम्पैक्टफुल बनाता है या इसके विपरीत मल्टीटास्किंग इसका उल्टा करता है? डॉक्टर और ख़ास तौर से नर्सिंग स्टाफ भी अपने काम की कई मांगों बाधाओं के बारे में शिकायत करते हैं। रोगियों की प्रत्यक्ष देखभाल, प्रशासनिक ज़रूरतों और वार्ड के व्यापक ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन के बीच लगातार पेंडुलम बने रहना टेंशन पूर्ण होता है। साइंटिस्ट अस्पतालों में रोज़मर्रा की दिनचर्या पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। अक्सर मल्टीटास्किंग के जाल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका सख्त विराम होता है। मिस्टर रिश्तर मेरे पास गंभीर थकावट की स्थिति में आए। लंबे समय से एक बड़े पैमाने पर टेंशन पूर्ण काम का बोझ डिप्रेस्ड थकावट तक पहुंच चुका था। उनके मामले में यह सबसे पहले उत्तेजित डिप्रेशन के रूप में सामने आया। वह बेहद एक्साइटेड, बेचैन, टेंशन ग्रस्त थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, उनकी एकाग्रता खराब थी और वो गहरे ख्यालों में डूबे रहते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका पूरा मानसिक मैकेनिज्म तेज भाग रहा था, लेकिन साथ ही साथ गंभीर रूप से थक भी चुका था। आप इसकी तुलना कार के ब्रेक और एक्सेलरेटर को एक साथ दबाने से कर सकते हैं। एक्यूमुलेटेड टेंशन से पीड़ित रोगी साइकोसोमैटिक और मानसिक विकारों के लिए बने विशेष क्लिनिकों में ठीक होते हैं। वो दोबारा टाइम और अपनी निजी ज़रूरतों के लिए एक जनरल भावना विकसित करते हैं। यहाँ जर्मन शहर माग्देबुर्ग के पास गेसाइटन हाउस क्लिनिक में पारंपरिक चीनी ट्रीटमेंट मेथड में होने वाले इलाज के साथ भी पेशेंट्स की मदद की जाती है। कॉन्शियस अभ्यास मल्टीटास्किंग के लिए एक रेजिस्टिव है। कॉन्शियस अवस्था के साथ आप इस बात पर अटेंशन कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि आप अभी इस पल में क्या महसूस कर रहे हैं और कैसा अनुभव कर रहे हैं। मैं सब कुछ भुला देता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, टाइम क्या है, दिन कौन सा है। कोई बाहरी विचार नहीं, मैं पूरी तरह से अपने भीतर होता हूँ, पूरी तरह से खुद पर कॉन्सेंट्रेट हूँ। मल्टीटास्किंग से टेंशन ग्रस्त दिमाग पर अटेंशन के इम्पैक्ट को मापा भी जा सकता है। म्यूनिक के रेस्ट्स डे इज़ार हॉस्पिटल के न्यूरो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की साइकोलॉजिस्ट डॉ ब्रिटा होलसेल MRI स्कैनर के साथ एग्जामिनेशन के लिए आए मरीजों की जांच करती हैं। हम देखते हैं कि लंबे समय तक अत्यधिक उच्च स्तर के टेंशन से दिमाग कैसे डैमेज्ड होता है, यानी जब बड़ी मात्रा में कॉर्टिजोल रिलीज होता है। उदाहरण के लिए कॉर्टिजोल का हिपोकैम्पस के न्यूरॉन्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हम यह भी देखते हैं कि टेंशन ग्रे मैटर के डेंसिटी को कम कर सकता है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि कॉन्शियसनेस मेडिटेशन से ग्रे मैटर का डेंसिटी दोबारा बढ़ सकता है। लेकिन दिमाग का यह अकेला हिस्सा नहीं है जिसमें साइंटिस्ट्स का इंटरेस्ट है। कई साल पहले के गए एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग बहुत एक्स्ट्रा मीडिया मल्टीटास्किंग करते हैं उनके एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स यानी SEC में ग्रे मैटर का डेंसिटी कम होता है। दिमाग का यह हिस्सा बेहद दिलचस्प है क्योंकि यह कॉन्शियस रेगुलेटरी प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी है। इसलिए अगर हम किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट रहना चाहते हैं लेकिन बाकी चीज़ों से अटेंशन बढ़ जाता है तो SEC हमारा अटेंशन उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है जो हम उस टाइम करना चाहते हैं। कॉन्शियस अटेंशन पर किए गए वेरियस स्टडीज़ से पता चलता है कि इस दिमागी हिस्से के काम और स्ट्रक्चर दोनों को मेडिटेशन से मजबूत किया जा सकता है। पेशेंट के जीवन में कंस्ट्रक्शन का मतलब उसकी लाइफस्टाइल को बदलने से है, लेकिन लाइफस्टाइल में परिवर्तन आसान नहीं होता। क्लिनिक में औसतन 8 हफ्ते रहने के बाद भी पेशेंट रहता तो वही इंसान है। दरअसल नई चीज़ों को मजबूती से एस्टैब्लिश्ड होने में 1 से 2 साल का टाइम लगता है। एक साथ कई काम करने से कुछ लोग बीमार हो जाते हैं जबकि बाकी लोग आसानी से कर लेते हैं। तो क्या कुछ लोग दूसरों की तुलना में मल्टीटास्किंग का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं? यूथ लोग अपने स्मार्टफोन या टैबलेट को दिन में 150 बार तक देखते हैं, लेकिन ऑफलाइन से ऑनलाइन दुनिया के इस निरंतर पेंडुलम से वो असलियत में अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पार्शियल रूप से मौजूद होते हैं।
और जल्दी ऊब जाते हैं। एक्सपर्ट डिसकंटिन्यूअस अपीयरेंस की बात करते हैं, काम में भी और आराम में भी। ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में बहुतों को पता भी नहीं। इस सेमिनार में लेक्चर उन स्टूडेंट्स के साथ इस पर डिस्कशन कर रहे हैं जो अपने निजी अनुभवों के आधार पर बात करते हैं। अपने माता पिता और दादा दादी के माध्यम से और अपने से छोटी पीढ़ी के माध्यम से आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि किसी चीज़ पर अटेंशन देने की ड्यूरेशन बदलती रहती है, यानी जो नया हो वो जल्दी से हो। जैसे ही हम बेचैन होने लगते हैं, जब हमें नए जोश की ज़रूरत होती है, तो उसे दरअसल मापा जा सकता है। कभी कभी मुझे खुद पर काबू रख पाना नामुमकिन लगता है, कभी मुझे दोस्तों को मैसेज करना ज़्यादा दिलचस्प लग सकता है, या जो शो मैं नेटफ्लिक्स पर देख रहा हूँ उससे ज़्यादा यूट्यूब पर किसी वीडियो को देखना ज़्यादा आसान लग सकता है। कभी मुझे लगता है मैं 2 काम एक साथ कर रहा हूँ, समझ नहीं पाता कि क्या यह कुछ ऐसा है जिसे मैं बदल सकता हूँ। साइंटिस्ट बढ़ती और वरीइंग पैशनेट स्थिति की बात करते हैं, एक प्रकार की लत। इसके लिए हमारे फोरब्रेन यानी न्यूक्लियस अकम्बेंस की नर्व सेल्स जिम्मेदार हैं। यहीं पर हमारे शरीर का रिवॉर्ड या प्लेजर का सेंटर स्थित होता है। ये सिग्नल भेजने वाला सब्सटेंस डोपामाइन द्वारा एक्टिव होता है और लत लगने में पिवटल रोल भी निभाता है। जब यह न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलेटेड रिसेप्टर से मिलता है तो हमें पॉजिटिव भावनाएं देता है, एक ऐसा एहसास जिसे हम बार बार महसूस करना चाहते हैं। दिमाग के इस हिस्से की शक्ति से ही हमारा पूरा व्यवहार तय होता है। अगर यह रिवॉर्ड सिस्टम लगातार नई चीज़ों से एक्टिव होने लगती है तो एक प्रकार की लत पैदा हो सकती है। फ्लैश करती खबरें, लाइक्स, कंटिन्यूड डिसरप्शन, ये वही चीज़ें हैं जो हमारी मल्टीटास्किंग में मुख्य भूमिका निभाती हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे आनंद का सेंटर निरंतर नई उत्तेजनाओं के लिए ग्रीडी होता जाता है और इस तरह खुशी का हार्मोन डोपामाइन बनता जाता है। सोशल नेटवर्क में इंटरफेस का डिज़ाइन एक प्रकार की मल्टीटास्किंग का समर्थन करता है। बहुत कम ज्ञान रिलेटिव इंटेंसिटी वाले कई छोटे उकसावे और संकेत होते हैं। इन बेहद मामूली संकेतों पर बहुत तेज़ रिएक्शंस होती हैं, इसलिए हम चाहे कभी भी जो भी कर रहे हों बैकग्राउंड में, पेरिफेरल्स अटेंशन जोन में, हम फिर भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह पर क्या चल रहा है वो देख ही लेते हैं और फिर उस पर रिएक्शन देते हैं। पर हमने किस चीज़ पर रिएक्शन दी? हम एक टॉपिक, एक हैशटैग देखते हैं और बोलते हैं ओह तो यह इसके बारे में है, और बस बटन दबा देते हैं, हो गया। ये ज़्यादा दिमागी शक्ति नहीं लेता, इसलिए हमें लगता है कि हम कई चीज़ें संभाल रहे हैं और मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि हम असली विषय पर अटेंशन कॉन्सेंट्रेट करने पर टाइम ही नहीं ले रहे। जिस तरह से सोशल नेटवर्क्स को डिज़ाइन किया गया है, यह उस भ्रम को और भी तेज़ कर देता है जो हमें मल्टीटास्किंग से मिलता है। लेकिन असल में हमारी अटेंशन देने की ड्यूरेशन सिर्फ खतरे को भांपने तक की रह गई है और हम बस उसी पर रिएक्शन देते हैं। सो कॉल्ड डिजिटल नेटिव, इसी नाम से उन्हें जाना जाता है। वे बड़े स्वाभाविक रूप से सोशल नेटवर्क के साथ और सारी जानकारी और कम्युनिकेशंस पॉसिबिलिटीज़ के साथ बड़े होते हैं। वो वेरियस डिवाइसेस को आसानी से चला लेते हैं और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर स्थिति में भी मालूम होते हैं, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं। मैं न्यूरोसाइंस के अप्रोच से एक पहलू का मेंशन करना चाहूँगा। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि दिमाग मैच्योर भी होता है और उसकी प्रोसेस पूरी तरह जनरल होती है। एक बहुत स्पेसिफिक जोन, फ्रंटल कोर्टेक्स, एडल्ट स्टेट तक पहुंचने में काफ़ी लंबा टाइम लेता है। तो यूथ के आसपास ये दिमागी स्ट्रक्चर बढ़ते इमोशनल इंसेंटिव्स से निपटने के लिए ज़रूरी रेजिस्टेंस प्रोसेसेस को मैनिफेस्ट करने में केपेबल नहीं होती है। और यही है समस्या, ना सिर्फ यूथ में बल्कि टीनेजर्स के साथ भी। वो एक ऐसी दुनिया में पैदा होते हैं जो उन पर कई इम्पल्सिव चुनौतियाँ लादती जाती हैं और उनके पास इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कोई सूटेबल इनहिबिटर्स नहीं होता। एक प्राइमरी कोर्स के हिस्से के रूप में कुछ 20 जर्मन यूनिवर्सिटी मल्टीटास्किंग के वेरियस एस्पेक्ट्स का स्टडी कर रहे हैं। उनके लेक्चरर हैं कॉग्निटिव साइंटिस्ट प्रोफेसर इरिंग कॉक। व्यक्तिगत तौर पर वो खास तौर से इंसानी दिमाग की ट्रेनिंग एफिशिएंसी में इंटरेस्ट रखते हैं। हमने उनसे 1920 के दशक के वॉडेविल कलाकार हैरी केन के प्रदर्शन पर एक नज़र डालने के लिए कहा, जिन्होंने मानसिक चमत्कार के रूप में असाधारण करतबों से अपने दर्शकों को चकित कर दिया था। एक एंटरटेनर्स एंड ऑथर के रूप में केन ने सभी के लिए मेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जस्टिफिकेशन की। उल्टा और पीछे की ओर, मैं हर शब्द को आखिर से शुरू तक लिखने जा रहा हूँ और साथ साथ आपसे बात करने की कोशिश भी करूँगा। यह उदाहरण साफ दिखाता है कि काफ़ी अभ्यास के साथ कठिन ऑपरेशन को भी एक साथ किया जा सकता है। लेकिन हम यह भी देख सकते हैं कि केन का प्रदर्शन पूरी तरह सहज नहीं है।
अगर हम उनकी लिखाई और हाथ चलाने पर अटेंशन दें तो मेरी राय में यह दर्शाता है कि ये कठिन काम इस तरह से यूनिफाइड हैं कि वो असल में एक साथ नहीं होते। छोटे छोटे विराम और शब्दों के बीच थोड़ा लंबा विराम पूरे प्रदर्शन को पूरी तरह फ्लुएंट नहीं बनाता। वास्तव में युवा लोग एक साथ अटेंशन के कई प्रवाहों से निपटने में ज़्यादा कुशल होते हैं, तो निश्चित रूप से कॉग्निटिव एफिशिएंसी के मामले में यह एक विकास है। लेकिन आज के युवाओं को भी अपने अटेंशन को क्रमबद्ध तरीके से बांटने के तरीके सीखने होंगे। कुछ चीज़ों को हमेशा थोड़ा रोकना पड़ता है। जो वो नहीं कर सकते वो है समान रूप से अटेंशन देने के साथ एक ही टाइम में दो काम संभालना। आमतौर पर कहा जाता है कि विमेन मल्टीटास्किंग में मेन से बेहतर होती हैं। बाकी जगहों के अलावा अमेरिका, नीदरलैंड और जर्मनी में किए गए एक इंटरनेशनल सर्वे से पता चला है कि इंटरव्यू में शामिल आधे मेन और विमेन का मानना था कि दोनों जेंडर में अलग अलग मल्टीटास्किंग एफिशिएंसी है और 80% का मत था कि विमेन मल्टीटास्किंग में बेहतर होती हैं। आंखेन यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट डॉ पैट्रिशिया हिर्श ने एक एक्सपेरिमेंट में इस परसेप्शन का टेस्ट किया। तो कॉम्प्रिहेंसिव रूप से फैला हुआ लगने वाला यह इवैल्यूएशन कितना रियलिस्टिक है और इसका आधार क्या है? लोग मानते हैं कि मेन की तुलना में विमेन मल्टीटास्किंग में बेहतर होती है क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें अधिक मल्टीटास्किंग वाली स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे उन्हें घर का भी काम करना पड़ता है और अक्सर जॉब भी करनी पड़ती है। पैट्रिशिया हिर्श के स्टडी के लिए मेन और विमेन टेस्ट पर्सन को एक स्क्रीन पर सिंपल रिएक्शन वाले कार्य करने थे। जैसे उन्हें यह डिटरमिन करना था कि कोई लेटर वावल है या कॉन्सोनेंट और क्या कोई नंबर ऑड है, या इवन जब एक्सरसाइजेस को मिक्स्ड रूप में प्रेजेंट किया जाता था, यानी जब उन्हें मल्टीटास्किंग की सर्कमस्टेंसेस में हल करना होता था तो अधिक अटेंशन की ज़रूरत पड़ती थी। जब उन्हें एक साथ कई चीज़ों पर अटेंशन कंसंट्रेट करना होता था तो एग्जामिनीज द्वारा लिए गए समय के साथ साथ ही यह भी नोट किया गया कि उन्होंने कितनी गलतियां की। हमारे स्टडी के नतीजे बताते हैं कि जहां तक मल्टीटास्किंग की बात है वहां मेन और विमेन के बीच कोई अंतर नहीं। इसलिए इस बात का रिसर्च से मिला कोई ठोस सबूत नहीं है कि विमेन्स मेन की तुलना में मल्टीटास्किंग में अधिक सक्षम है। हालांकि अन्य स्टडीज़ ने इसी तरह के कंक्लूजन निकाले हैं, फिर भी पुरानी मान्यता अभी भी कायम है, शायद इसलिए क्योंकि वो आसान है। और समाज के पुराने वर्ग के बारे में क्या? यूरोप में कामकाजी आबादी में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का रेशियो अधिक है और इसमें वृद्धि जारी है। इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि जैसे जैसे हम ओल्ड एज की ओर बढ़ते हैं हमारी कॉग्निटिव एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो यह माना जा सकता है कि बुजुर्गों को मल्टीटास्किंग में दिक्कत होती है। अगर हम काम की दुनिया पर करीब से नज़र डालें और ओल्ड एम्प्लॉयज़ की यूथ के साथ तुलना करें तो ये स्टीरियोटाइप्स साफ तौर से फैली हुई है। वाकई जिन लोगों ने कई सालों में अपने जोन में एफिशिएंसी का स्तर विकसित किया है वो वाकई अपनी जॉब में काफ़ी कुछ हासिल करते हैं। इसलिए यंग एम्प्लॉयज़ को शायद अपनी फास्ट ब्रेन स्पीड से कॉम्पेंसेशन करनी पड़ती है, जबकि उनके पुराने कोऑपरेटर शॉर्टकट जानते हैं। हम अब जानते हैं कि सीखने से पुराने दिमागों में भी बदलाव आता है और मैं 50, 60 और यहाँ तक कि 70 साल के लोगों को भी एक दिन में 1 आवर पीसफुलनेस और कंसंट्रेशन से काम करते हुए देखना चाहता हूँ। इससे इनोवेशन को भी बड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा क्योंकि मेरी राय में बुजुर्गों में अभी भी एफिशिएंसी का विशाल स्टोरेज है जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि वृद्ध होते समाजों में इस एफिशिएंसी की विशेष आवश्यकता है। यही कारण है कि हमें अत्यधिक टेंशन और समय से पहले होने वाली थकावट से खुद को बचाने के लिए अपने काम की दुनिया का रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। काम के घंटों को लेकर हमारे पास पहले से ही रूल्स हैं। अब इसके अलावा फ्रांस के लीडरशिप में हमेशा अवेलेबल नहीं होने के अधिकार को डिफाइन करने के लिए पूरे यूरोप में प्रयास किए जा रहे हैं। जर्मनी में ट्रेड यूनियन भी इसी तरह की बातचीत में शामिल है और इंडस्ट्री वर्ल्ड में इसके शुरुआती पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं। HP जैसी कुछ बड़ी कंपनियों ने ईमेल का उत्तर देने के टाइम को सीमित कर दिया है क्योंकि सिर्फ सोशल नेटवर्क ही अधिक दबाव पैदा नहीं करते बल्कि ईमेल भी कर सकती हैं। नतीजतन सुबह के दौरान का एक टाइम होता है और दूसरा दोपहर में जब ईमेल का उत्तर दिया जा सकता है और लोगों को उम्मीद भी नहीं होती कि उनकी ईमेल्स का कोई जवाब आएगा। आज के दौर में कई शोध इस बात पर कॉन्सेंट्रेट हैं कि दिमाग कितना टेंशन झेल सकता है, हम इंफॉर्मेशन की फ्लड से खुद को कैसे बचा सकते हैं और अपने एवरीडे के डिजिटल जीवन का बेहतर तरीके से एनकाउंटर कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसका उत्तर सिर्फ एक नहीं है। मल्टीटास्किंग के बवंडर से बचने के कई सुझाव मुमकिन लगते हैं, जैसे एक एक करके ऑपरेशन को पूरा करना, ब्रेक लेना, एक्सरसाइज करना और दिन खत्म होने तक स्ट्रिक्टनेस और अलर्टनेस से काम बंद कर देना और अगले दिन के लिए फिर से तैयार हो जाना।
बस यही है रोज का डे बाय डे, मंथ बाय मंथ्स, ईयर बाय ईयर्स। जीवन के अंत में आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ कम किया। बस ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, भले ही आप मल्टीटास्किंग करें या ना करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ तो नया जानने को ज़रूर मिला होगा और आपका व्यू एंड पर्सपेक्टिव भी बदल गया होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी वीडियो बनाना जारी रखने का मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।